आवाज आ रही है? कल आपने पढ़ा समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या कहता है समांतर चतुर्भुज का नियम? देखो, यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को व्यक्त करें, मान लो ये P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है, दो आसन्न भुजाओं को व्यक्त करें, ये समांतर चतुर्भुज है। दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को व्यक्त करें तो इनके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण इन दोनों के संयोजन को या इन दोनों के परिणामी को व्यक्त करेगा। मतलब ये जो नया सदिश मिला है दैट इज इक्वल्स टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। ये समांतर चतुर्भुज का नियम। मैंने आपको इसको अप्लाई करना भी सिखाया। जैसे मान लो ये समांतर चतुर्भुज बनाया मैंने, मान लो एक सदिश ये है A वेक्टर और एक सदिश ये है B वेक्टर, और आपसे कहा जाए इस वेक्टर का मान बताओ। अब R वेक्टर का मान आपको बताना है। अच्छे से देख करके सोच समझ करके आंसर दो। बहुत आसान काम है। समांतर चतुर्भुज का नियम लगा दो। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आराम से आंसर आएगा, नहीं तो फिर रटा रटा आंसर आएगा जो बेकार हो जाएगा। क्या है बताओ? दो आसन्न भुजाएं दो सदिशों के द्वारा व्यक्त है समांतर चतुर्भुज की। क्या कहता है समांतर चतुर्भुज का नियम? यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को व्यक्त करें तो इनके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण इनके परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। अगर मान लो इसी चित्र को मैं इस तरह से कर दो, इस सदिश को, तो बताओ इनके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण बन गया। तो ये चित्र अब आपको ऐसा नजर आएगा। देखो, इस प्रकार से नजर आएगा, और ये वाला सदिश बन गया। अब ये क्या बन गया? माइनस का R वेक्टर। ये हो गया A वेक्टर और ये हो गया B वेक्टर। इन ऑल आप क्या कहना चाहेंगे? A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर क्या आ गया? माइनस का R वेक्टर। ये हो गया समांतर चतुर्भुज का नियम। अगर मान लो ऐसा हो, ये एक और समांतर चतुर्भुज देख लो। ये समांतर चतुर्भुज, इस समांतर चतुर्भुज के अंदर एक सदिश ये A वेक्टर मान लो और ये B वेक्टर मान लो और ये C वेक्टर है। अब इसके अंदर अब आपको तीनों के अंदर रिलेशन निकालना है। एक सवाल है आपके लिए, इन तीनों सदिशों में संबंध बताओ। अब तीनों सदिशों में संबंध निकालने के लिए दिमाग पागल हो जाएगा, लेकिन समांतर चतुर्भुज का नियम इसका सॉल्यूशन आपको आराम से दे रहा है। देखो कैसे? अगर मैं इस सदिश को ऐसे ही रहने दूं और इसको यूं पलट दूं और इसको भी पलट दूं तो मेरा समांतर चतुर्भुज का नियम यहां फिट हो जाएगा। कैसे? ऐसे ये समांतर चतुर्भुज बनाया और इस समांतर चतुर्भुज में इसको A वेक्टर, तो बताओ ये क्या बनेगा? आपको याद है? अगर तीर का निशान पलट दूं, अगर सदिश की दिशा पलट दूं तो वो विपरीत सदिश बन जाता है। तो ये वाला सदिश माइनस B वेक्टर बन गया। इसको भी पलट दो, दिशा पलटने पर अब ये सदिश माइनस का C वेक्टर हो गया। तीनों सदिश अभी भी आपके पास वो के वही है, कुछ भी चेंज नहीं आया इसमें। दिशा पलट दी इसकी तो आगे माइनस का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि जैसे मान लो ये प्लस x दिशा है, अगर मैं इसको इधर कर दूंगा तो नेचुरली क्या बन गया? माइनस x बन गया। बिल्कुल उसी तरह से यदि किसी सदिश पर तीर का निशान को पलट दिया जाए या सदिश की दिशा को पलट दिया जाए तो उसके संकेत के आगे ऋण चिन्ह लगा दिया जाता है, क्योंकि अब ये जो नया सदिश बना है वो पुराने सदिश का विपरीत सदिश बन जाता है। अब आपका समांतर चतुर्भुज का नियम इसके अंदर फिट हो रहा है। क्या कहता है? यदि दो सदिश, एक सदिश ये और एक सदिश, दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को व्यक्त करें तो कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण इनके परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। तो A वेक्टर और प्लस माइनस B वेक्टर दोनों का संयोजन इसके बराबर आएगा। तो आपका आंसर आ गया A वेक्टर माइनस B वेक्टर बराबर माइनस C वेक्टर। ऐसे भी लिख सकते हैं A वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर B वेक्टर।
ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो आप कैसे भी लिखो एक ही बात है, कैसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये है समांतर चतुर्भुज का नियम लगाना, और सिंपल ये है जो समांतर चतुर्भुज के नियम का सैद्धांतिक स्वरूप है ये है। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए। कल मैंने आपको इसके अंदर कुछ चेंज करके बताया था और एक गणितीय विश्लेषण भी बताया था। गणितीय विश्लेषण में एक बार और देखो, कल वो थोड़ा सा गड़बड़ भी हुआ आपके वीडियो में। देखें, मान लो ये एक सदिश है, ये पी वेक्टर, और एक और सदिश है ये क्यू वेक्टर, और इन दोनों के मध्य बनने वाले इस कोण के बारे में मैंने आपसे बोला था। मान लो इस कोण का मान कितना है, थीटा। दो सदिश है पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। अगर मैं इसको समांतर चतुर्भुज में कन्वर्ट करूं तो ये चित्र कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। ये समांतर चतुर्भुज बन गया, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। इस भुजा को कल हमने आगे बढ़ा करके और इसके ऊपर लंब डाला था। लंब डालने का मतलब है ये वाला कोण 90 डिग्री। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश, देखो ये कोण थीटा है, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, लिख लो इधर। थीटा क्या है, पी वेक्टर एवं क्यू वेक्टर के मध्य कोण, ये थीटा है। समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश इनके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाले विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित किया जाए। अब इस कोण को मैंने नाम दे दिया अल्फा। अब आपसे पूछा जाएगा अल्फा क्या है, क्या बोलोगे बताओ। परिणामी, इन दोनों के संयोजन से जो परिणामी सदिश बना है, परिणामी सदिश एवं पी वेक्टर के मध्य का कोण, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, और ये वाला जो एंगल था वो कितना था, थीटा। ये पूरा वाला कोण थीटा है, ठीक है। मैंने इनके नाम रख दिए थे ए, बी, सी, डी और ई। आपको इसके अंदर दो समकोण त्रिभुज नजर आए और एक कोण भी आइडेंटिफाई करना है आपको। अच्छा एक बार बताओ, सदिश में दो चीजें होती हैं, केवल दो, केवल दो चीजें हैं। जैसे हमारे नाम में नेम और सरनेम दो चीजें होती हैं, इसी सदिश में दो चीजें हैं इसके अंदर। दोनों को अलग अलग देखना, अलग सोचना और अलग तरीके से आंसर देना, ये एक आर्ट है। अब बच्चे क्या है, धूल में लट मारते हैं। पी वेक्टर परिमाण भी लिखना है तो पी वेक्टर लिखेंगे, सदिश के रूप में भी लिखना है तो भी पी वेक्टर, दिशा पूछो तो भी पी वेक्टर, मतलब कुछ भी पूछो सर, हमें तो जो दिख रहा है वही बोलेंगे। नहीं, आपको इसके अंदर दो चीजें देखना आना चाहिए। एक तो इसका मॉडुलस देखना आना चाहिए, मतलब परिमाण, और दूसरा इसकी दिशा। दो चीजें देखना आना चाहिए, ये अलग और ये अलग, मतलब ये इसका परिमाण है और ये इसकी दिशा है, और तब जाकर के इन दोनों के संयोजन से जो बना है उसको हम क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं ए से बी तक की दूरी बताओ, दूरी मतलब अब मैं इस सदिश की लंबाई जानना चाहता हूं, और लंबाई सदिश के अंदर परिमाण के द्वारा व्यक्त की जाती है। इसका मतलब मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, परिमाण को ऐसे भी लिख सकता हूं और दिशा को ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक की दूरी बताओ तो आप बोलेंगे सिर्फ पी, क्योंकि सदिश के अंदर जो हम दो चीजें लिखते हैं, एक तो सदिश की लंबाई परिमाण को व्यक्त करती है, और ये जो तीर का निशान है वो दिशा को व्यक्त करता है। फिर क्या किया था हमने ना, आप देखो इधर, ये क्यू वेक्टर है ये वाला। सबसे पहले तो बताओ इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है क्या? ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है क्या? और बराबर है तो आपको पता कैसे चल गया, बताओ, सोचो थोड़ा सा। क्या ये दोनों लंबाइयां बराबर है? बिल्कुल बराबर है। कैसे? समांतर चतुर्भुज
कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होती हैं और लेंथ में इक्वल होती है। इसका मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है। और लंबाई किसको व्यक्त करती है बताओ? परिमाण। इसका मतलब इसका परिमाण और इसका परिमाण बराबर। और देखो अगर मान लो ये उत्तर दिशा में देख रहा है तो निश्चित रूप से ये भी क्या है? उत्तर दिशा में देख रहा है। जैसे इधर देखो, मान लो इस आदमी का मुंह उत्तर की तरफ, अब एक आदमी और बना दूं यहां पर, बताओ इसका मुंह किधर है? ये भी उत्तर की तरफ, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में देख रहे हैं। अगर मान लो यहां दक्षिण लिखा होता तो अगर ए का मुंह दक्षिण की तरफ है तो बी का मुंह भी दक्षिण। इसी तरह से ये इधर देख रहा है और ये भी इधर देख रहा है, इसका मतलब दोनों की दिशाएं भी समान है। बताओ, इसका परिमाण समान और इनकी दिशाएं भी समान। इसका मतलब अगर यहां मैं क्यू वेक्टर लिख दूं इस सदिश के लिए तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें बराबर, दोनों चीजें बराबर। और समझ में, माई भी बराबर है और बाप भी बराबर है तो क्या होगा? बराबर हो गए दोनों। कुल मिलाकर के सदिश में परिमाण और दिशा बराबर है तो बिंदास बोलो सदिश ही बराबर है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? इधर देखो, अब बताओ अगर मैं इस पी वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो क्या इसकी दिशा चेंज होगी क्या? नहीं। जैसे पेन है, ये सदिश है पी वेक्टर, अगर मैं इसको यहाँ की जगह यहाँ रख दूं क्या इसकी दिशा बदल गई? नहीं। क्या पेन की लंबाई बदल गई? नहीं। इसका मतलब ये सदिश ही नहीं बदला। अगर मैं इस सदिश को यहां बनाऊं पी वेक्टर को, या इसको यहां बनाऊं, कुछ फर्क पड़ेगा? पर लंबाई भी वही होना चाहिए और दिशा भी वही होना चाहिए। सदिश में दो ही तो चीजें। जिन्होंने इस सदिश को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया कि सदिश में क्या है और कैसे काम करता है, पढ़ने में आनंद लेगा। ये दोनों सदिश बराबर क्यों है समझ आ जाना चाहिए। चलो बताओ, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो अगर मैं इस सदिश को यहां ले जाऊं तो क्यू वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का कोण अभी भी आप कितना लिख सकते हैं? थीटा। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। और वैसे आप लोग वैसे भी समझ सकते थे, ये दोनों भुजाएं समानांतर हैं और ये इसको काट रही हैं तो ये कोण क्या होते हैं? संगत कोण। लेकिन वहां से ऐसे बताने का मतलब मैं बाईपास कर गया बहुत सारी चीजें। देखो ये दोनों लाइन है, दोनों समानांतर है, समांतर चतुर्भुज है और ये पी इस तरह से काट रहा है तो ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। लेकिन आपको समझ नहीं आता कि सदिश से कैसे आंसर दें। तो इस तरह से आंसर समझने से आपको पता चलेगा सदिश में दो चीजों को अलग अलग देखना आना चाहिए, परिमाण अलग और दिशा अलग। आपको दो समकोण त्रिभुज नजर आ रहा, एक ये नजर आया और एक बड़ा वाला नजर आया। इस वाले चुटकू ट्राइंगल के लिए देखो क्या था, कौन सा ट्राइंगल? देखो कौन सा ट्राइंगल है? बी, सी और डी। इस ट्राइंगल में लाल बट्टे कक्का लगा दो। साइन थीटा, ये साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया और ये टैन थीटा हो गया ना? ये तो सबको लगाना आता है यार। बताओ साइन थीटा क्या होगा? सोच लो थोड़ा सा। कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब बटे कर्ण, कर्ण तो ये हो गया। अब बताओ कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, इधर देखो, बोला लंब कौन सा है? डीसी, बिल्कुल सही है। कर्ण कौन सा है? ये लो, ये टेप कर दिया गोबर। और आपको मालूम है गोबर होते बास आती, बास आ गई। क्यों? यहां क्या लिखना है आपको? कर्ण, कर्ण की लंबाई लिखनी है। और इसके अंदर उस बच्चे ने दोनों चीजों को अलग अलग देखा ही नहीं। इसकी लंबाई कितनी है? क्यू। तो आपको यहां क्या लिखना है? क्यू लिखना है, लेंथ लिखनी है। बात समझ में आई? क्योंकि मुझे यहां दिशा से मतलब नहीं है, मुझे तो कर्ण की लंबाई से मतलब है, केवल ये लंबाई। तो डीसी बराबर क्या आएगा बताओ? डीसी बराबर आ गया क्यू साइन थीटा। कॉस थीटा का मान निकालो, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसके सामने वाले भुजा लंब, कोण के सामने वाले भुजा लंब, सबसे बड़ी कर्ण, तो बची हुई आधार। आधार बताओ कितना है? डीसी। और कर्ण कितना है? क्यू। क्यू वेक्टर नहीं लिखना। डीसी बराबर कितना आया? क्यू कॉस थीटा। इस डीसी का मान आया क्यू साइन थीटा और इसका मान आया क्यू कॉस थीटा।
ये क्यू कॉस थीटा हो गया और ये क्यू साइन थीटा हो गया। मैंने फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाई इसके अंदर, देखते जाओ क्या था बताओ। पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण बोलो, कौन सा ट्राइंगल काम में ले रहे हो आप, बोलो। ए सी डी, इस ट्राइंगल के अंदर ए सी डी में, इस ट्राइंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी। बताओ कर्ण कौन सा है, ये वाला, कर्ण के सामने वाली भुजा लंब। अब कोण कौन सा है, अल्फा, ये वाला दिख रहा है। ए सी डी, इस ए सी डी के अंदर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी। कर्ण बताओ कितना है, बोलो। लंबाई लिखनी है, सिर्फ लंबाई, तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई का मान कितना है, आर। चलो पहले अभी मान बाद में रखूंगा। ए डी, फिर बताओ आधार कितना है, ए सी, और लंब कितना है, डी सी। तो ए डी स्क्वायर बराबर ए सी को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां से यहां तक, क्योंकि हमें यहां से यहां तक भी पता है और यहां से यहां तक भी पता है। क्या आएगा बताओ, ए बी प्लस बी सी और इसका स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। आपको सिर्फ लंबाइयां लिखनी है। कर्ण की लंबाई बताओ, कैपिटल आर बराबर ए बी, ए से बी तक की लंबाई बताओ, सिर्फ लंबाई बतानी। क्या आएगा, पी, और डी से सी तक, सॉरी क्या है, बी सी, बी से सी तक की लंबाई कितनी है, क्यू कॉस थीटा, और ये हो गया इसका स्क्वायर प्लस डी सी कितना है, क्यू साइन थीटा और इसका स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, खोलो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको आता है, जिनको नहीं आता सोच रहा हूं मेरे को, बताओ खोलो इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप लोगों को क्या चाहिए, रजिस्टर मैंने आपको बता ही रखा है, रजिस्टर और पेन रखो। जैसे अभी मैं यहाँ काम कर रहा हूं, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इनकी जरूरत नहीं, तो उनको आगे गुड़कते जाना चाहिए और एंड तक पहुंचेंगे। अगर आप मेरे आगे चल रहे हैं, कॉपी पेन खुला हुआ होना चाहिए। अगर आप मेरे आगे चल रहे हैं तो आपको ये दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा जीवन भर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरे जीवन भर, आजकल की बात नहीं। लेकिन अगर मेरे पीछे रहेंगे तो फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा और गाड़ी अटक अटक के चलेगी। और अगर चाहते हो कि फ्रंट मेल की तरह चलो, उसकी तरह दौड़ो, मेरे आगे चलो, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, बताओ। ए इसको मान लो ये ए है और ये बी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूं, बताओ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला तो ए स्क्वायर मतलब इस पहले वाले का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर, ये दूसरे वाले का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2। ए पहला वाला सदस्य आ जा भैया और दूसरा वाला क्यू कॉस थीटा हो गया, प्लस इसका भी कर लो, इसको को छोड़ दो, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और बताओ साहब, पी स्क्वायर प्लस, अच्छा इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गया 2pq कॉस थीटा। देखो तो क्यू स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाल लिया और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नजर आया, अच्छी सी बात, कुछ अच्छी बात नजर आई। अब ये गंदी गंदी बातें नजर आती है, ये अच्छी बात नहीं है क्या? देखो क्या है बताओ, क्या होता है ये, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मान रखा मैंने, ये आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये 1 होता है, प्लस 2pq कॉस थीटा। इधर वर्गमूल निकाल लो। कुछ बच्चे कैसे निकालते हैं वर्गमूल, थोड़ा ध्यान देना। हमें कैसे पता कि बच्चे ऐसे निकालते हैं? कॉपीज देखी हमने, हजारों की संख्या में कॉपीज चेक की है, आइडिया लग जाता है कैसे निकालते हैं। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल निकाला, ये लो। अभी तक तो सही है वो, अभी तक वो विद्यार्थी सही लिख रहा है, लेकिन आप गड़बड़ करते हैं।
क्या ए स्क्वायर का वर्गमूल निकाला ए, इसका वर्गमूल निकाला बी और इसका वर्गमूल निकाला सी, कवाड़ा कर देता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या ऐसा होगा क्या? नहीं, ये मना करेगा, बोला वर्गमूल 13 नंबर मेरे बाद में आता है, पहले मुझे निपटाओ उसके बाद ये। बात समझ में आ रही है ना? ये कौन है? दरबारी है, और ये कौन है? मालिक है। इसका नंबर बाद में आएगा, पहले तो जो गेट पे जो खड़ा हुआ है उससे लड़ करके ही तो आप अंदर जा सकते हो, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा। और कुछ जो बच्चे हैं उन्होंने क्या हट, दरबार को तो देखते ही नहीं और अंदर घुस जाते हैं, तो उसको तो वो दरबार मार ही देगा ना। इसको ध्यान रखना है। आप कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं हम? दोनों तरफ वर्गमूल लगाओ, लगाओ। ये मैंने इसलिए बताया ऐसा, क्योंकि ऐसा मत सोचना ऐसी गलती अच्छी परसेंट वाले बच्चे भी करते हैं। वर्गमूल लगाया, क्यों? फ्लो में हो जाती है गलती, यार इधर भी ऐसा करा तो उधर भी ठोक दूं, क्या है? इधर क्या आएगा? आर इक्वल्स टू, इधर पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद वर्गमूल सॉल्व। तो अब हम इसको, अभी इनके वैल्यूज पता नहीं है इसलिए हमने ऐसे ही छोड़ दिया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बस। ये थीटा क्या था? वापस चित्र में पहुंच जाओ, इसको छोड़ना नहीं। ये कौन है? यही तो है जो आंसर तक पहुंचाएगा, यही तो है जो आंसर में परिवर्तन लाएगा। नहीं तो मैं पी और क्यू के मान तो एक जैसे रखूंगा, थीटा बदलते ही आंसर बदल जाएगा। तो यही है जो आपसे गलतियां करवाएगा, और यही है जो आपको सही आंसर तक लेकर के जाएगा। इसलिए दोस्ती कर लो, मिलो इससे, मिल लो इससे, दोस्ती करो। चित्र में देखो कौन है थीटा? पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का कोण। लेकिन दोस्ती कैसे करेंगे? थीटा क्या है? जिन दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करना है उन दोनों के बीच का एंगल थीटा। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन क्लास डिस्टर्ब होने की वजह से कल कुछ मेरी साइड से प्रॉब्लम हुई, नेटवर्क प्रॉब्लम। हालांकि मैंने उसका वो क्लास तुरंत प्रभाव से अपलोड कर दी, लेकिन बढ़िया इस बहाने आपका रिवीजन भी हो गया कल वाला। फिर देखो, मान लो आपसे कहा जाए ये अल्फा कितना है, अल्फा का मान निकालो, घबराने की बात नहीं। इस अल्फा का मान साइन से निकाल सकते हैं, कॉस से निकाल सकते हैं, टेन से निकाल सकते हैं, लेकिन वेरी इजी गोइंग टेन से निकाल। तो इधर देखो, अभी कुछ लिखा था मैंने, लाल बटे कक्का। ट्राइंगल देखो कौन सा? ACD में tan अल्फा ACD, ये नजर आ रहा है? इस ट्राइंगल में आप लोगों के पास बन चुका होना चाहिए था अभी तक वो, तभी तो आप वहां पेन चलाओगे। जैसे मैंने चलाया अभी है, तो अब आपके यहाँ भी पेन चलना चाहिए। मान लो रजिस्टर में आपने नहीं बनाया, फिजिक्स पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अभी सर्दियां आ जाएंगी और अभी तक भी बनियान में ही बैठे हैं, और मम्मी ने उठाया और तेरी क्लास का टाइम हो गया, उठ गए और कंघी भी नहीं हुई और ऐसे कैसे। हाँ तो हाँ, तो अभी 1 मिनट रिज्वाइन कर लो भी हम।